नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और आज हम खबरों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं जिसकी प्रतीक्षा लगातार पिछले लगभग 6-7 महीने से तो हो ही रही होगी जी और लगातार चर्चाएं भी होती हैं। जी लेकिन कौन होगा, कब नाम सामने आएगा, ये किसी को पता नहीं है। जी बार बार ये खबरें आती है, कभी 20 जनवरी की तिथि आती है, कभी नवंबर की तिथि आती है, कभी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद की तिथि आती है, लेकिन मामला नहीं बनता है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि लगभग 15 से 20 मार्च के बीच में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है जो जेपी नड्डा की जगह लेगा। जी ऐसे में नाम कई हैं। जी दक्षिण से कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ उत्तर से हैं, कुछ पूरब से भी आ रहे हैं जी और कुछ पश्चिम से भी आ रहे हैं। जी लेकिन सवाल वही है कि जिन नामों की चर्चा है वो रेस में है भी या नहीं। मोदी और अमित शाह की अगर डायरी में देखें तो जी देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है कि अभी जो भी बीजेपी अध्यक्ष बनेगा उसके नेतृत्व में ही अगला लोकसभा चुनाव भी लोकसभा होना है। चुनाव लगभग लड़ेगा। लगभग ये चीज़ तय होगी। अब बीजेपी को ये देखना है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें बीजेपी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाई, 240 पर सिमट गई थी। बिल्कुल। अगली बार ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके, अनुभवी हो और जिसकी ऐसी स्वीकार्यता भी हो, जनाधार भी हो, उसकी सभाओं में लोग उनको सुनने भी आएँ और लंबा जिसका कार्यकाल रहा हो और ख़ास तौर पर मोदी और शाह से बनती भी हो, ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए। एक चीज आपने नहीं बोला, जी। संघ की भी पसंद हो। हाँ, संघ की भी पसंद हो। देखिए, वो तो खैर बीजेपी अध्यक्ष जो भी बनेगा वो संघ की बिना बिल्कुल। पसंद का तो होगा ही नहीं वो। और ये सब चीज़ें उसमें ये सब गुण होने चाहिए। अब ये देखना होगा कि जैसे आपने बताया कि ये तमाम अलग-अलग रीजन्स से नाम सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या वो नाम अपने इन सब पैमानों पर फिट बैठते हैं क्या? एक चीज़ और होगा कि जैसे आपने कहा कि 14-15 मार्च तक देखने को मिल सकता है बीजेपी का नया अध्यक्ष। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये होलाष्टक समाप्त नहीं होता तब तक शायद बीजेपी नया अध्यक्ष नहीं बनाए, क्योंकि बीजेपी ये सब चीज़ों को काफ़ी मानती भी है। तो जब वो समाप्त होगा तो हो सकता है नाम सामने आ जाए, लेकिन पदभार ग्रहण या नामांकन की प्रक्रिया है वो उसके बाद शुरू हो, होलाष्टक के बाद में। अब अगर हम नामों पर चर्चा कर लें तो जैसे अब नाम तो बहुत सारे थे, कई केंद्रीय मंत्रियों के चल रहे थे। एक चीज़ और मैं बता दूं दर्शकों को कि अप्रैल में ही संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का एक बड़ी उसमें फेरबदल करने ये वाले हैं। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं हाँ आप जी, सर। जी, ये बड़ा फेरबदल होने वाला है। और आपको पता है कि अभी भी कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 3-3, 4-4 विभाग हैं। लेकिन उनके मंत्रियों पास का कोटा तो फुल है ना, 80 के आसपास मंत्री बनते हैं और जी, लगभग उतने बन चुके हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री सबके कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। और चूंकि अब ये जो मोदी जी की जो तीसरी सरकार है, इसका 1 साल भी होने वाला है, तो बिल्कुल। उससे पहले एक बड़ा फेरबदल होगा। बजट सत्र के बाद होगा ये फेरबदल। उसमें बड़ा बदलाव होगा। कई लोग संगठन के में भेजे जाएंगे, क्योंकि संगठन को भी गति देनी है। 240 पर बीजेपी सिमटी है और अभी कई महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं बिल्कुल। और वहाँ पर बीजेपी का लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा था एनडीए के नेतृत्व में। तो ये देखना होगा कि कौन कौन से जो नाम हैं मंत्रिमंडल से बाहर होते हैं और कौन से संगठन के जो नाम हैं वो सरकार में शामिल होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है बीजेपी अध्यक्ष का, जैसे हमने अब कहा कि अपने नामों की अगर चर्चा कर लें तो अब भूपेंद्र यादव, यहाँ तक कि पीयूष गोयल का भी नाम चला। नहीं, कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ सर। जी उसके मतलब एक तरीके से उसके पक्ष में किया जाता है और जी उसके खिलाफ किया जाता है। तो सबसे जी ज़्यादा जिस नाम की चर्चा है वहीं से शुरुआत करते हैं, मनोहर लाल खट्टर। जी, मनोहर लाल खट्टर का देखिए, ये कह सकते हैं कि एक तो वो संघ के मुहर है उनके नाम पर कि, और अगर हम कह लें अभी मनोहर लाल खट्टर के लिए कि अगर इस दौड़ में सबसे आगे कोई है तो मनोहर लाल खट्टर ही हैं। एक तो वो स्वयं प्रचारक रहे हैं, दूसरा हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास एक प्रशासनिक कामकाज का लंबा अनुभव भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं इस समय वो। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र हैं। गृहमंत्री अमित शाह से भी उनकी अच्छी पड़ती है। आपने देखा था कि जब खासतौर पर चाहे खट्टर साहब का हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल हो या दूसरा कार्यकाल हो, दोनों कार्यकालों में उनके खिलाफ विद्रोह की चिंगारी उठी, लेकिन अमित शाह ने हमेशा सबको थाम दिया।
अमित शाह ने हमेशा सबको मना लिया और खट्टर ने अपना कार्यकाल पूरा तो किया। खट्टर जब को तक लेकर सब कुछ गुड है, तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री का कार्य पूरा क्यों नहीं करने दिया गया? उनके जी नाम पे ही चुनाव लड़ते आप हरियाणा जी में जाके। नहीं, ये देखिए, ये फीडबैक था बीजेपी के पास कि अगर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जाएंगे, देखिए तो आप हार जाएंगे। अब जो हरियाणा विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी ने, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मनोहर लाल खट्टर को वहां से मुख्यमंत्री पद से हटाया था, लेकिन उपलब्धियां जो थी वो मनोहर लाल खट्टर की ही थी, जिनके बल पर बिल्कुल, बीजेपी को दोबारा से सत्ता मिली। खर्चा पर्ची वाली हाँ, बात बिना जो। पर्ची खर्ची जो बीजेपी कह रही थी कि हमने नौकरियां दी, तो मनोहर लाल खट्टर नहीं दी थी, क्योंकि जो अपने सैनी जी हैं वो तो लास्ट में आए एंटी ना। जाट पॉलिटिक्स को हाँ, मजबूत किया एंटी था। आर्ट पॉलिटिक्स को मजबूत किया, और दूसरा उन्होंने एक ईमानदार सरकार दी। वो ठीक है कि एक नेता के तौर पर वो इतने व्यवहार कुशल नहीं थे कि उनकी इतनी स्वीकार्यता बन पाई वहाँ पे हरियाणा में, लेकिन उनके ईमानदार जो राजनीतिक करियर वहाँ पर हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर रहा, उसको लोगों ने सराहा और उसी के दम पर वोट भी दिया। बिल्कुल, तो ये उम्र कहना, शायद इनके पक्ष में नहीं जाता है। जी, तो अब उम्र देखिए, ठीक है कि वो 70 से ऊपर के हैं, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति बीजेपी को चाहिए, तो बिल्कुल। और जो सबको साथ लेकर चल सके, और जिसके बारे में प्रदेश की जो इकाइयां होती है उसमें भी कई बार ऐसे नेता होते हैं जो कि केंद्र को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना चाहते हैं, लेकिन जब जब उनको ये पता होता है कि जो व्यक्ति पद पर बैठा है, उस शीर्ष पर बैठा है, उसको प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का समर्थन हासिल है, उसको संघ का विश्वास हासिल है, तो फिर वो कोई ऐसी जरूरत करता नहीं है, जो वहाँ से आदेश आया, जो बिल्कुल, फ़ोन चला गया उसको मान लिया। तो बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में बहुत सारी बातें हैं, और विपक्ष में हम यही कह सकते हैं कि ठीक है कि एक छोटे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकाल बड़ा रहा है, ये बात भी हमको देखनी होगी। और ये भी हमको देखना होगा कि उनका वो वैसे बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं हैं, हाँ, क्योंकि लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जो जगत प्रकाश नड्डा है वो खुद भी जनाधार वाले बिल्कुल। नेता नहीं हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कई ऐसे नेता रहे हैं जो कि जनाधार वाले नेता नहीं रहे हैं, तो बाद में वो नेता बन गए। बाद में नेता बन गए। नितिन तो गडकरी देखिए। हाँ, नितिन गडकरी हैं, इससे पहले जना कृष्ण मूर्ति थे, बंगारू लक्ष्मण थे, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। वेंकैया नायडू थे, जो कि जनाधार वाले नेता नहीं थे। तो इवन राजनाथ सिंह भी आप देखिए कि उनको भी बीजेपी अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी गाजियाबाद जो सीट, जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा की, तो उनको अपनी सीट निकालने के लिए आरएलडी से गठबंधन कराना पड़ा था, बिल्कुल, नहीं तो उनकी सीट भी नहीं निकलती। तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पूरे देश भर में जनाधार रखता हो, ऐसा नहीं है। उसका अनुभव, संगठन का उसका जो कौशल है वो मायने रखता है। तो संगठन में, और क्योंकि मनोहर लाल खट्टर प्रचारक रहे हैं, तो संगठन का जो कौशल है, जो पार्टी को चुनाव लड़ाने की, चुनाव जिताने की जो उनकी क्षमता है, वो देखी जाती है। और ये क्लियर बोलने वाले नेता है, नहीं क्लियर, तो हाँ नहीं, हाँ तो हाँ। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल स्पष्टवादी नेता के तौर पर भी मनोहर लाल खट्टर की एक चलिए अब छवि है। दूसरे नाम पे आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। जी मामला हुआ कि नहीं, उन्होंने लीड किया, उनके नेतृत्व में उड़ीसा में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की। जी किसी को 24 साल बाद हटाना एक बड़ी उपलब्धि है, और उन्होंने कहा था पार्टी अलंकमान से कि नहीं, बीजेडी के साथ हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए। जी तो हुआ कि वो सीएम बनेंगे, जी लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया, सीएम का सपना उनका टूट गया। जी उसके बाद से अगर देखा जाए तो बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर उनका नाम लगातार चल रहा है, जी और इसलिए भी चलता है क्योंकि संगठन की जो बात कर रहे हैं ना, तो जहां जहां मामला बीजेपी के लिए फंसता है वहां धर्मेंद्र प्रधान ही जाते हैं। जी तो वहां सीएम पद नहीं मिला, यहाँ भरोसा मोदी का है, अमित शाह का है, पार्टी के लिए लगातार देश भर में अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। अभी हरियाणा, जिसे कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा जीतेगी, उसे जिता कर दिया। जी इनाम मिलेगा उनको। देखिए, इनाम तो अभी भी उनको मिला ही हुआ है, केंद्रीय मंत्री हैं, और आपने जैसा कहा कि वो उड़ीसा में नहीं चाहते थे कि बीजेडी के साथ गठबंधन हो, तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में वो बीजेपी के उन लोगों में शुमार थे जो कि जिन्होंने कि अंतिम समय तक प्रयास किया कि बीजेडी से गठबंधन हो जाए। अच्छा। वो क्या, हमने जब उड़ीसा बीजेपी के नेताओं से बातचीत की थी चुनाव प्रचार के दौरान, तो हमको बताया गया था कि किस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो भी नाम, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ इशारा था कुछ नेताओं की तरफ कि कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो कि दिल्ली से आते हैं, तो उनको बीजेडी की जो सरकार है उसकी तरफ से ऐसा प्रोटोकॉल मिलता है, तो वो उसी से इतने खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार हमारे तो बहुत अच्छे संबंध हैं और ऐसे ही ये सब चलता रहना चाहिए।
तो वो चाहते थे कि अंतिम समय तक वहाँ पर गठबंधन हो जाए, लेकिन उड़ीसा बीजेपी की यूनिट ने अपनी केंद्र की इकाई को झुकने पर मजबूर कर दिया था, अच्छा। गठबंधन नहीं करने पर मजबूर कर दिया था। और जिस तरीके से चुनाव वहाँ पर लड़ा गया, और बहुत सारे नेता थे, जो मनोहर समाल हैं वहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और भी तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ा, और वहाँ पर कई सारे जो अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कई सारे ऐसे वादे किए थे जो कि मास्टर स्ट्रोक साबित हुए, महिलाओं का अपार समर्थन मिला, और एक 24-25 साल की जो नकारात्मकता थी, और खासतौर पर नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, वो सब काम कर गए और बीजेपी उस लहर में निकल गई। तो वहाँ पर इसीलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, क्योंकि वो बीजेडी समर्थक नेताओं में थे, ना कि अच्छा। बीजेडी के विरोधी नेताओं में थे। ठीक है कि आपको अपना चुनाव लड़ने के लिए उसके खिलाफ बोलना पड़ता था, लेकिन आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो बिल्कुल एकदम जो विरोधी जो नेता हैं बीजेडी के, उनमें वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे, तो इसलिए बिल्कुल। मुख्यमंत्री उनको नहीं दिया गया वो। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये ठीक है कि वो संकट मोचक साबित होते हैं कई राज्यों में, कहीं मामला फंसता है तो चुनाव प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन हमको ये देखना होगा कि अपील। अगर वो बीजेपी अध्यक्ष बन जाते हैं, अगर वो बीजेपी अध्यक्ष बन जाते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि जो इस संकट मोचक होते हैं, इनको कई सारे ऐसे काम भी करने होते हैं जो कि पार्टी अध्यक्ष नहीं कर सकता है जाकर। कोई गुप्त कमरों की वार्ताएं हों, चाहे किसी को मिलना हो, मिलाना हो, ये तो इधर से दूत है उधर ना, लाना ये हो। तो हाँ दूत जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब काम पार्टी अध्यक्ष नहीं करता, तो उनके वो दूत करते हैं। तो वो, मुझे लगता है कि उस दूत की भूमिका में ज़्यादा पार्टी के लिए योगदान दे पाएंगे बजाय पार्टी अध्यक्ष के। और दूसरा, जनाधार की अगर हम बात करें तो वो ठीक है कि अभी संबलपुर से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन वहाँ से सिटिंग एमपी का टिकट काटकर वो उनको लड़ाया गया। वहाँ पर भी उनके पसीने छूट गए थे चुनाव जीतने में। और कई बार वो बहुत समय बाद लोकसभा में बिल्कुल। पहुंचे, राज्यसभा से ही आ रहे थे वो। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान, और अगर हम शिक्षा मंत्री के तौर पर भी देख लें, तो उनके नाम पर कोई बहुत ज़्यादा हाँ, वो उपलब्धि नहीं है, नीट बल्कि विवाद को लेकर एक यूथ में नीट तो नीट आक्रोश तो है ना। वो भी है। दूसरा, आप देखिए कि पेपर लीक का मुद्दा ऐसा है, वो जो कि लगातार सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बने हुए। तो बहुत सारे ऐसे और मुद्दे हैं और कि बीजेपी अध्यक्ष ये बनते हैं तो फिर दक्षिण भारत में इनके खिलाफ जी, ज्यादा नाराजगी रहेगी, जी, क्योंकि एनईपी और नीट को लेकर वहां लगातार विवाद चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो तो खैर राजनीति कर रहे हैं, जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं उसमें वो अपने ही राज्य में, क्योंकि त्रिभाषा फार्मूला में कहीं नहीं कहा गया कि आपको हिंदी पढ़ाइए, आप कोई भी भाषा पढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई एक और भाषा पढ़ने के लिए किसी राज्य के व्यक्ति को बोला जा रहा है, बिल्कुल। तो ये उसके भले के लिए है। हो सकता है कि उसको उस भाषा के बलबूते पे ही आगे बढ़ने का अवसर बिल्कुल। मिल जाए। तो ये आप अपने कुछ भी सीखने से रोकना किसी को, वो गलत चीज़ है। तो वो दक्षिण के जो राज्य जो राजनीति कर रहे हैं इस एनईपी को लेकर, वो मुझे लगता है कि गलत है। चलिए अब अगले नाम पे आते हैं, भूपेंद्र यादव। कि भूपेंद्र यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृहमंत्री अमित शाह से बहुत अच्छे संबंध हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो भी संकट मोचक वाली भूमिका जेटली के निभाते बाद हैं। लीगल भी देखते हैं। जी, लीगल भी पूरा देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके खिलाफ जो गुजरात दंगा मामलों से जुड़े कई तमाम जो केसेस थे, उसको लेकर भी भूपेंद्र यादव वकील के तौर पर उपस्थित रहते थे। तो प्रधानमंत्री के साथ उनका अच्छा संबंध भी है, निकट संबंध भी है। और संगठन जो बीजेपी महासचिव पद से सीधा उठा के उनको कैबिनेट में लाया गया था, कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। तो और उनको फिर इस बार लोकसभा भी लड़ाया गया, सिटिंग एमपी का टिकट काट के लड़ाया बिल्कुल। गया। तो वो प्रधानमंत्री का विश्वास उनको हासिल है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिन विभागों का उनको मंत्री बनाया है, उसमें अभी वो फिलहाल कुछ प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को हासिल बड़े करने के प्रोजेक्ट्स हैं लिए, उनके हाँ, बड़े पास। प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वो अगर वहाँ से हटाए जाते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जो लक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका नंबर और नहीं एक है। वो कास्ट फैक्टर भी है, क्योंकि जी, यादव आपने एक दे दिया है, सीएम आपने दे दिया जी, है। और अगर यादव अध्यक्ष भी हो जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि यूपी और बिहार में जो यादव हैं वो आपके पक्ष में नहीं है, जी, तो वो समीकरण आपका फिट बैठता दिखेगा नहीं। जी, तो ये एक उनके खिलाफ बातें जा सकती हैं। जी, लेकिन अगर एक नाम पे चर्चा ना करें तो फिर वो भी लगेगा कि इसका नाम तो सबसे ज्यादा है, शिवराज सिंह चौहान। जी।
देखिए शिवराज सिंह चौहान एक मार्किंग में तो सब जगह है, लेकिन मार्किंग पिछड़ जाते हैं कहाँ, वो आप बता सकते जी हैं? देखिए, एक तो चीज़ है कि वो ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मुझे ऐसा मेरे को नहीं पता कि उनके आपसी व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो अध्यक्ष बन गए तो शायद वो थोड़ा सा पैरेलल पावर, कहीं वो हाँ कहीं वंस अ कॉम्पिटिटर जी 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 ऑलवेज तो वो कॉम्पिटिटर। थोड़ा सा वो एक ईगो कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो अध्यक्ष नहीं बन पाए इसी चक्कर में। लेकिन वो भी योग्य व्यक्ति हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा में बहुत समय से हैं, 90 लोगों के से दशक मिलने से का हैं, तरीका, लोगों भाषण से मिलने का शैली। तरीका है उनका। और जब वो अगर अध्यक्ष पद की कुर्सी उनको पास आ गई तो वो जिस तरीके से काम शुरू करेंगे ना, जाके लोगों से मिलने मिलाने का, तो हो सकता है कि वो एक समय प्रधानमंत्री से आगे निकल जाएं या कुछ इस तरीके की भी हाँ, चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि वो मिलनसार व्यक्ति हैं। उनका जो दरबार है वो सबके लिए खुला है, और वो भी लाग लपेट में विश्वास नहीं करते हैं, और खुली किताब की तरह उनका जीवन है। और जिस तरीके से वो लोगों को अपना बना लेते हैं एक ही मुलाकात में, वो उनकी अपनी एक शैली है, उनकी अपनी कह सकते हैं कि उनकी खूबी है। तो ये दिखाता है कि उनमें गुण तो हैं, और संगठन का काम उन्होंने किया हुआ है। लंबे समय तक बीजेपी महासचिव रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, और बीजेपी का जो पिछला संगठन का चुनाव था राष्ट्रीय स्तर पर, उसके प्रभारी रहे हैं। तो उनको पूरे भारत में दौरे करते रहे हैं। सदस्यता अभियान जो हुआ था सबसे सस्ता बयान सफल इन्हीं जी, के नेतृत्व में इन्हीं हुआ। के 10 करोड़ जो बीजेपी ने बिल्कुल। कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, शिवराज सिंह चौहान ही उस समय उस अभियान के नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल वही वही देख रहे थे उस अभियान को। तो उनके पास संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव ओबीसी है, भी है। ओबीसी भी हैं, ईमानदार छवि भी है, और जनाधार भी है ना, और मिलनसार भी है। तो अगर आप और संघ भी साथ है। संघ भी साथ है, बस सब कुछ है। बस आगे बस दो दो दिक्कतें उनके खैर, सामने आ जाती हैं। और कुछ नाम आपके जहन में, आप चर्चाओं में, गलियारों में सुनते हो? नहीं देखिए, अब कई सारे ऐसे नाम भी आते हैं जो कि कुछ जी किशन रेड्डी, किरण जी रिजिजू, जी जी ऐसे जी नाम भी चर्चा में है सर। जी बिल्कुल नहीं, कई नाम चर्चा में, लेकिन वसुंधरा राजे तक का नाम चर्चा में बिल्कुल है। कई सारे ऐसे नाम होते हैं जो खुद लोग देखकर चौंक जाते हैं कि भैया मेरा नाम कैसे आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि हम जिन जिन नामों की चर्चा करेंगे वो उनका पत्ता कटता जाएगा। तो बेहतर है कि कोई अध्यक्ष बनी जाए, हाँ, और जो भी बनता है और उसका लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाए अपनी। बिल्कुल। अब हम राहुल गांधी पर चलते हैं सर। अगर देखा जाए तो इस सप्ताह गुजरात में राहुल गांधी भी थे, अमित शाह भी थे, और नरेंद्र मोदी भी थे, और तीनों नेता एक ही दिन थे। जी ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग दिन पे थे। जी राहुल गांधी ने जो कहा कि अ, हमें ऐसे लोगों को पहचान करना चाहिए जो पार्टी में तो रहते हैं लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं। जी आप 50, 100, 150, 200 जितने नंबर्स में हो, आप ऐसे लोगों को निकालें। जी क्या कहेंगे? नहीं देखिए, पहले तो निकालेंगे किसको, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं। वहाँ पे गुजरात में कांग्रेस में गुजरात में क्योंकि वो हकीकत है, हम गुजरात तो में भीड़ लंबे समय उनके से साथ, कवर उनके करते हैं। साथ कौन थे नहीं देखिए, लोग? वो भीड़ तो आ जाती है, क्योंकि वो जब ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग अहमदाबाद से आ गए थे, आसपास के जिलों से भी लोग आए होंगे वहाँ पर। और एक रात कार्यक्रमों के लिए भीड़ जुटाना, और पुरानी पार्टी है, पैसा भी है, तो कोई बड़ी बात होती नहीं है भीड़ जुटाना, और लोगों को लाने में किस तरीके से लोगों को लाया जाता है ऐसे सम्मेलनों में, वो सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर गुजरात में खत्म अपने लोगों, जो लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग यहाँ पर रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनको पार्टी से निकालो। तो वहाँ पर कोई बीजेपी के लिए काम कर रहा है ऐसा नहीं है। दरअसल आपको देखना होगा कि कांग्रेस की वहाँ पर सोच क्या है। कांग्रेस कहती है कि आप अगर हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप कुंभ में नहाने चले गए तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जो अर्जुन मोढवाड़ी हैं उन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस के ही जो तमाम नेता हैं वो क्या कहते हैं, जो वहाँ से इनके प्रवक्ता थे रोहित या रोहन बिल्कुल, रोहन गुप्ता। गुप्ता आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस सनातन धर्म विरोधी है। आप देखिए गुजरात की जो संस्कृति है, गुजरात में आप जब आप जाएंगे, हार्दिक पटेल को देख लो ना हाँ, सर। आपने जिन्होंने सारा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने गुजरात में भाजपा की नींव तक हिला दी थी, बिल्कुल और वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला चला गया। गया।
क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस वहाँ पर शून्य है। आज जिस कांग्रेस के दफ्तर में वहाँ पर उन्होंने मीटिंग ली, उस दफ्तर के बारे में बताऊं आपको मैं, तो वो दफ्तर चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, मैंने शायद आपको बताया भी था पहले कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो रविवार का दिन था, वो बंद था। मैंने पूछा कि भैया ये बंद क्यों है, आज चुनाव प्रचार चल रहा है, ये इसको बंद क्यों, आज संडे, आज छुट्टी है। तो जो पार्टी संडे को छुट्टी मना रही हो विधानसभा चुनाव के दौरान, वो पार्टी क्या ही जीतेगी, क्या ही वो लड़ेगी। और वहाँ पर जो गुजरात के में अभी हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, जब हम गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, तो कांग्रेस के लोग प्रचार ही नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के लोग वहाँ पर चुनाव लड़ते ही नहीं है, टिकट मिल जाता है तो बस वो खाली पर्चा भर देते हैं, वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ते, क्योंकि उनको पता है कि होना क्या है। और वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस को अपनी आप देखिए गुजरात में जो लोग हैं वो सारे के सारे, एक तो ये चीज़ है कि भैया वो हम हिंदू हैं, और दूसरा क्या है कि गुजराती हमको, फर्स्ट। जो गुजराती गौरव वाली बात आती है ना, तो वो अगर हमको उसको कायम रखना है तो उनको बीजेपी के साथ जाना। वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे कोई व्यक्ति, हो सकता है कि वो वर्तमान में, या हो सकता है उसके दादाजी या उसके परदादाजी कभी बीजेपी में ना रहे हों, या बीजेपी के कार्यकर्ता ना रहे हों, या बीजेपी में कोई पदाधिकारी नहीं रहे हों, तो वहाँ पर घर घर में बीजेपी है। तो ये एक बड़ा कारण है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो सब बीजेपी वाले हैं। वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि बीजेपी घर घर में कैसे पहुंची, दिल दिल में कैसे पहुंची है। पहले आपको वो कारण ढूंढना होगा, और शायद वही पद चिन्ह पे चलकर ही आप वहाँ पे लोगों के मन में जगह बना सकते हैं, आगे चलकर सत्ता पा सकते हैं। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे ये आह्वान कर देना काफ़ी नहीं है। कांग्रेस की रैलियों में वहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी भीड़ उमड़ती है। प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ गई थी, हमने देखा था अभी जब वहाँ पर बापू का जो आश्रम है वहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम किया था, भीड़ जुटी थी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पर जो विकास है, यहाँ पर जो रोजगार है, यहाँ पर जो विदेशी निवेश है, और ये जो स्टेट है उसको वहाँ पर अभी आने वाले समय में ओलंपिक भी होगा, वहाँ पर आप देखिए कि बुलेट ट्रेन भी आएगी। तो वहाँ पर विश्वास जीता है बीजेपी ने हर व्यक्ति का। वो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं सिर्फ विश्वास जीत लिया, वहाँ पर पहले से बीजेपी सबका विश्वास जीतती आ रही है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें अहम हैं हमारे लिए, वो हमको मिलेंगी अगर बीजेपी है तो ये देखना होगा। और दूसरा क्या है कि विश्वास है बीजेपी के प्रति, तो आप जब तक वो विश्वास नहीं हासिल करेंगे तो आपको अपनी पार्टी में ही हर व्यक्ति लगेगा कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है। एक चीज़ समझनी होगी कि राम मंदिर जाने वाला व्यक्ति अगर आपका है तो वो बीजेपी का नहीं है, अगर वो महाकुंभ में ना के आ गया है तो बीजेपी का नहीं है। उन पर विश्वास कीजिए। और कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं कि जो पार्टी के लिए समर्पित हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को गुजरात में जानता हूँ जो कांग्रेस के जब देख रहे हैं कि कभी कुछ हमारा पता नहीं होगा भी नहीं होगा, उसके बावजूद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको तवज्जो दीजिए। कांग्रेस के एक प्रवक्ता वहाँ पर मनीष तोशी हैं, वो शानदार व्यक्ति हैं। आप वो हर एक की मदद करते हैं, उनके जैसा सरल व्यक्ति शायद कांग्रेस में कोई दूसरा नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में जो कि मदद कर सकते हैं, लेकिन संदिग्ध नज़रों से मत देखिए अपने ही कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल। और मैं जितना राजनीति को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, अगर कर्नाटक जैसा बजट आया तो मध्य प्रदेश और गुजरात में तो कांग्रेस नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल। तो आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।